Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 6, continuation of second chapter, electric potential and capacitance. Today we are going to continue capacitor topic. So last class में हमने किया था parallel plate capacitor है. So what is the capacitance of that parallel plate capacitor and what is the amount of energy stored inside capacitor. So हमने लास्ट टाइम वो किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे दो टॉपिक से, जिसमें से एक टॉपिक हमने पहले कवर कर लिया है, बट फिर भी आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लास्ट टाइम आपको समझ में नहीं आया हो या आपने ध्यान नहीं दिया हो या आप भूल गए होंगे. तो वैसे केस में ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा. सो क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. सो ये एक्चुअल में क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप जनरेट करोगे ना, हम कैपेसिटर के टर्म में ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि देयर विल बी टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच इज गिविंग इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओरिजिनली देगा वो होगा एक्सटर्नल फील्ड. विल टेक इट इन दैट वे. सो फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करोगे यहां पे जो चार्ज है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, फाइन, और यहां पे जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राइटेरिया क्या होगा? अब क्या होता है कि अगर ये कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, फाइन. सो ये हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था, इसके पहले वाले आई थिंक फोर्थ लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. ठीक है. सो अब यहां पे अगर डिस्कस कर रहे हो तो ये क्या होता है, यहां पे इंड्यूस होता है चार्ज, यहां पे इंड्यूस होगा. ये पॉजिटिव है तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस विल इंड्यूस दिस साइड, और यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस विल इंड्यूस. ठीक है. और कितना चार्ज इंड्यूस होगा, अगर ये कंडक्टर है तो अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी. तो यहां पे देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, यहां पे देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है लिंक्ड, एंड सिमिलरली इट विल गेट लिंक्ड दिस साइड आल्सो पॉजिटिव टू नेगेटिव. इट्स एक्सटर्नल. अब इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ना कंडक्टर के अंदर ड्रॉ नहीं करते हैं, बिकॉज दैट्स अ रूल. वी कांट ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर. तो ये कंडक्टर के अंदर दिखाई देते हैं. डजंट मीन दैट कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट देयर. तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो प्रेजेंट मिल रहा है ना, ये पर्टिकुलर पार्ट में, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इट्स व्हाट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने क्या ले लिया है, ई नॉट वेक्टर, क्योंकि हम आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो हम ई नॉट ही लेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इसके अंदर हमने कंसिडर किया तो इसके अंदर ना ईएमएफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंड्यूस होगा. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर. यू गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें एक और जो पार्ट हमको समझ में आती है वो क्या है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इनकी वैल्यूज क्या होगा, मैग्नीट्यूड के टर्म में सेम होगा. ये तब तक इसके अंदर रिडक्शन होता रहेगा जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता. बट एक और चीज देख सकते हो कि अगर इनसाइड में हम देख रहे हैं ना, इनसाइड, तो इनसाइड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो यहां पे आपको ई नॉट मिल रहा है, यहां पे भी ई नॉट मिल रहा है. सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स गोइंग ऑन राइट हैंड साइड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहां पे भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन यहां पे इंड्यूस का इस साइड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में ही होगा. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि दिस ई नॉट इज ऑल्सो वेक्टर. सो व्हेन आई एम टॉकिंग द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इट्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर. अगर आप फाइंड आउट करें तो ये क्या होगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल. ठीक है. यहां पे माइनस होगा. माइनस क्यों होगा? क्योंकि इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या हो गया, ये जो वैल्यूज होंगे ये क्या होते हैं, ये इक्वल वैल्यूज हो जाते हैं, है ना. एज आई सेड कि यहां पे तब तक ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता रहेगा जब तक, मतलब यहां पे जो भी ना चार्ज इंड्यूस हो रहा है तब तक वो इंड्यूस होता रहेगा जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता. जैसे वो इक्वल होगा इंडक्शन स्टॉप हो जाता है. बट दोनों का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है. तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्सटर्नल का गोइंग राइट हैंड साइड एंड इंड्यूस का इज गोइंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, है ना. राइट साइड वाला क्यों है, एक्सटर्नल दिख रहा है ना यहाँ पे, एक्सटर्नल ये है, ये प्लेट से ये प्लेट तक राइट साइड, ये प्लेट से ये प्लेट तक राइट साइड, पॉजिटिव टू नेगेटिव. बट इनसाइड पॉजिटिव टू नेगेटिव
राइट टू लेफ्ट। सो अब ये केस में क्या होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो एक्सटर्नल जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी 0। ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस करा हुआ है, सो इतना इशू नहीं है। यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप ई नॉट लेते हो, ठीक है। अब हम यहां पे कंसिडर करते हैं, तो ये केस में भी हमने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगा, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। फर्क क्या है, यहां पे जो हमने इंट्रोड्यूस किया ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कंडीशन वही होता है कि जैसे यहां पे ना आपको चार्ज आपने इंड्यूस कराया है, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, उस साइड नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहां पे इंडक्शन होगा। कौन से चार्ज का इंडक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। और यहां पे कौन से चार्ज का इंडक्शन होगा, यहां पे इंडक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज का। अब दोनों में क्या फर्क है पहले कंडीशन से और सेकंड कंडीशन से, तो यहां पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वैसे ही लिंक होगा जैसे हमने पहले कंडीशन में कंडक्टर के लिए लिंक हुआ, ठीक है। सो लिंक में कोई वेरिएशन नहीं है, सो द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। सो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया ई नॉट वेक्टर, है ना, एज फार वी अंडरस्टैंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा राइट टू लेफ्ट। तो अब एक छोटा सा कंडीशन होता है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है ना उसको हम यहां पे क्या लेते हैं, ईपी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज व्हाट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट डू वी कॉल टू ईपी, ईपी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। सो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है ना इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन, क्योंकि यहां पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं। और एक और कंडीशंस में ये होता है कि जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन की वजह से मिलेगा, ये ना इंड्यूस को ही हम पोलराइजेशन बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक के केस में आप पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, बट कंडक्टर के केस में हमने उसको सिर्फ इंड्यूस्ड ही लिया था, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के केस में यू विल टेक इट एज अ पोलराइज्ड, बट कंडक्टर के केस में वी विल टेक द सेम टर्म एज अ इंड्यूस्ड। अब यहां पे जो एक्सटर्नल फील्ड है वो आपका राइट में जा रहा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां पे देख लो, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, ई नॉट वेक्टर हो गया, जो पोलराइज्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ईपी हो गया। बोथ आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जा रहा है और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में जा रहा है, तो उनका डिफरेंस जो मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। सो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। बात समझ में आ रही है? सो ये तो हमने लिया है इन फॉर्म ऑफ यू कैन से वेक्टर एंड ऑल। अब अगर मान लो उसको मैग्नीट्यूड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज व्हाट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज इक्वल टू, ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना इसका वैल्यू होता है, जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसका वैल्यू होता है। तो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू यहां पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू के है। तो ये क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, एज यू कैन सी यहां पे क्या करेगा, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीटली कैंसिल कर देता है। बट यहां पे क्या होगा, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इंपैक्ट को डिक्रीज करता है। पर कैसे डिक्रीज करेगा, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, उसको कितने से डिक्रीज करेगा, के टाइम्स इट विल डिक्रीज। सो वंस अगेन आई रिपीट, अगर कंडक्टर होगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। एज अ रिजल्ट जो रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड कंडक्टर दैट विल टर्न इनटू जीरो। बट अगर मैं यहां पे कंसीडर करता हूं, इस केस में क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां पे लेंगे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। यहां पे डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट इनसाइड डाइलेक्ट्रिक को डिक्रीज होता है। तो यहां पे क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और कैन बी रिटन एज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट डेरिवेशन है, कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मींस ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है,
ये कंडीशन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक बार फिर से हम कर लेंगे सो दैट हमारा जो डायग्राम है वो रिवाइज हो जाए। सो अगर हमने ये कंडीशन लिया हुआ है तो इस केस में क्या होगा कि आप पहले इमेजिन करते हो पॉजिटिव प्लेट्स। तो यहां पे आपने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट्स इमेजिन किया, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। अब बहुत सारे चार्जेस ड्रॉ करके भी कोई मतलब नहीं है। अब क्या होता है कि इन चार्जेस की वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, इस साइड कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट्स की वजह से है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया डायरेक्शन हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इट्स अ डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फाइन। सो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। एंड हाउ टू रिप्रेजेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये ई नॉट है, आपको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखना, देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, क्योंकि हमने पिछले वाले में जब हमने अंडरस्टैंड किया था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, हमें यहाँ पे वेक्टर टर्म में नहीं लेना। अब कंडीशन क्या होता है कि जैसे ही आप ये इंड्यूस होता है तो जो इंड्यूस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन। तो हमने वो ले लिया है ईपी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। बट अब क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो राइट में जा रहा है, पोलराइजेशन की वजह से लेफ्ट में जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड वो क्या होगा, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था अपने पास, ई नॉट था, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा इसके इंपैक्ट को, एक्सटर्नल को। तो यहां पे जो मिलेगा ये क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। सो ईडी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक और ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब यहां पे देखो क्या दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, कंडीशन में क्या है हमने लिखा है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग एयर इन बिटवीन प्लेट्स इज गिवन बाय। जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ना जहां पे एयर कंटेंट है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो यहां पे आप एक और चीज ले लो, ये जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दैट इज व्हाट, स्मॉल डी। तो हमने इमेजिन कर लिया कि ओरिजिनली जब डाइलेक्ट्रिक आप नहीं पुट करते हो तो उस टाइम पे एरिया जो प्लेट का है वो क्या है, ए होगा। ठीक है, जो एरिया है प्लेट का वो ए हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, आपने डाइलेक्ट्रिक भी नहीं पुट किया हुआ है तो ये पूरे का पूरा स्मॉल डी वाला जो सेपरेशन वो पूरा यूज होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, when there's only air, that particular time the capacitance value is there. This is the original capacitance value when there's no dielectric. फिर क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग एयर। सो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, या आप इसको बोल सकते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के हिसाब से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, एयर के अंदर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वन प्लेट का क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब कैपेसिटर का डेरिवेशन देख लो, तो E1 प्लस E2 करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे मिला वैल्यू आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट हमने इसको ले लिया E नॉट। बट एज पर वी आर अंडरस्टैंडिंग सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको आपने ले लिया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब कंडीशन क्या होता है, अब यहां पे लिखना है तो आप लिख सकते हो सिंस में क्या लिख सकते हो कि जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक की वजह से मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, वो क्या हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब जैसा कि हमने पहले वाले में डिस्कस किया था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या करता है, एक्चुअल वैल्यू को डिक्रीज करता है। पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होगा। मान लो अगर डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू K है तो ये क्या होगा, K टाइम्स डिक्रीज होगा। तो इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और आपको अगर मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हो, ये ED क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब क्या होता है, आप इमेजिन करो कि ना इस कैपेसिटर को आपने पावर सप्लाई दिया। सो व्हेन यू आर गिविंग पावर सप्लाई, सो इफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल total potential difference across capacitor is given by total potential difference across
कैपेसिटर इज गिवन बाय, अक्रॉस कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो कैसे दिया रहेगा वो वैल्यू? सो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V होगा, जो हमने टोटल पावर सप्लाई दिया, ठीक है, ये N से ये N के बीच में हमने जो टोटल पावर सप्लाई दिया उसकी वैल्यू V होगी। अब वो पावर सप्लाई ना दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है जहां पे एयर है और एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक। सो यहाँ पे पोटेंशियल दो पार्ट में डिवाइड होगा, वन पार्ट विच इज कंटेनिंग एयर एंड द सेकेंड पार्ट विच इज कंटेनिंग डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो ये पोटेंशियल होगा एयर वाले पार्ट का, ये पोटेंशियल होगा डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट का। ये अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। अब आपको एक पता होना चाहिए फॉर्मूला, E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस dV बाई डी आर होता है। ये फॉर्मूला हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। अब इसको जनरल टर्म में लेंगे तो ये क्या होता है? E इज इक्वल टू, या यहाँ पे V बाय आर हो सकता है, बट इसको और मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा? V बाई डी, क्योंकि यहाँ पे क्या R नहीं है, यहाँ पे D है, ठीक है। ये समझने के हिसाब से आपको पूरी चीजें नहीं लिखना, आपको लिखना एक ही है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे क्या मिलता है? V का वैल्यू होगा E इंटू डी। तो जहां पे V क्या है? V इज अ पोटेंशियल and in presence of this potential E is the electric field and D is this separation और जो भी गैप होगा up to what extent you are getting this electric field और वो आपको इफेक्ट बताएगा यहाँ पे। तो अब अगर मैंने यहाँ पे V की वैल्यू लिखी तो ये V नॉट क्या है? V नॉट इज द पोटेंशियल फॉर द फ्री स्पेस, और जहां पे A है तो V नॉट वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या है? E नॉट है, ठीक है। हम T के बारे में देखते हैं कि मतलब D का वैल्यू क्या होगा, और VD वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? VD मतलब डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? वो ED है ना, यहां पे लिखा ना हमने ED। ये V नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द एयर वाला पार्ट एंड VD और ED इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द डाइलेक्ट्रिक पार्ट। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू V नॉट, मतलब ये जो एयर वाला पार्ट है इन पे पोटेंशियल V नॉट कैप्चर हो रहा है, और ये कितना पोटेंशियल कैप्चर करेगा? VD पोटेंशियल कैप्चर करेगा। अब यहां पे स्मॉल d की वैल्यू क्या होगी? तो ये E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अप टू व्हाट एक्सटेंट, वो देखना जरूरी है। तो ये जो टोटल सेपरेशन है ये D है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है उसकी वैल्यू क्या है? T है। तो अब अगर यहां पे डाइलेक्ट्रिक वाले के हिसाब से देखता हूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ED का इंपैक्ट कहां तक है? सिर्फ T थिकनेस तक है, तो ED का इंपैक्ट इज टिल T थिकनेस। ये आपको मिल गया यहां पे, बराबर। अच्छा ध्यान देना, ये है ये प्रॉपर, इसको एक साथ में ले लो, ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, फाइन। और जो यहां पे जो आपने वैल्यू लिया हुआ है E नॉट का वैल्यू कहां पे होगा? अब E नॉट का वैल्यू नॉट फॉर कंप्लीट D पार्ट, उसमें से T निकाल दोगे ना, टोटल वैल्यू D है, T इज गोइंग फॉर द डाइलेक्ट्रिक, सो फ्री एयर के लिए मींस एयर के लिए कौन सा पार्ट होगा? दैट रीजन विल बी D माइनस T, ओके। अब क्या करना है, इसको अगर आपको लेना है तो यू कैन टेक दिस एज क्वेश्चन नंबर 4। अब आप रिलेट कर दो, किसको रिलेट करोगे? सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 व्हाट डू वी गेट? तो V का वैल्यू V है, जो E नॉट का वैल्यू उसको हमने E नॉट ही रहने दिया, यहां पे क्या होगा? D माइनस T हो गया, ठीक है, प्लस हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे? ED की वैल्यू। ED की वैल्यू अगर पुट करें तो उसको हम लिख सकते हैं E नॉट बाय K। अब सारे के सारे टर्म्स हमारे किस टर्म में मिल गए? हमको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में मिल गए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन एयर, ठीक है, विदाउट एनी मीडियम। सो अब आपको करना है तो यहां पे आप क्या कर सकते हो? E नॉट की वैल्यू कॉमन ले सकते हो। तो वेन वी आर टेकिंग वैल्यू फॉर E नॉट कॉमन, तो ये क्या होगा? D माइनस T प्लस क्या हो गया? ये T बाय K हो गया। इसको आप ले लो, इक्वेशन नंबर 5 ले लिया हमने। अब अगर आपको रिलेट करना है तो यू कैन रिलेट फिफ्थ इक्वेशन को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? टू फिफ्थ इक्वेशन यू कैन रिलेट विद इक्वेशन नंबर यहां पे ये देखो 2 से, है ना। E नॉट की वैल्यू वहां से पुट कर देंगे, तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 5 एंड व्हाट डू वी गेट? तो जो V का वैल्यू वो क्या होगा? E नॉट का V का वैल्यू क्या होगा? वहां पे E नॉट का वैल्यू पुट करेंगे। E नॉट का वैल्यू हमने वहां से ले लिया, E नॉट का वैल्यू क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है? D माइनस T प्लस क्या है? T बाय K है। बट हमें कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का क्राइटेरिया सिंपल सा है ना। ये यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं कैपेसिटेंस के लिए, कि हमने कैपेसिटेंस के लिए क्या टेक्निक बनाया? CV, अगर किसी ने पूछा था बोलोगे Q, तो C इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाय V। तो अगर Q बाय V आपको मिल जाता है तो यू कैन गेट कैपेसिटेंस। तो Q की वैल्यू आपको मिली वहां पे, Q को आप वही रहने दो, V को आप डिनोमिनेटर में लेके गए, बराबर, मतलब यहां पे। तो ये वैल्यू यहां पे आ गया, तो A एप्सिलॉन क्या होगा? न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा? D माइनस T प्लस T बाय K, गॉट इट। और जहां पे Q बाय V का वैल्यू क्या है? Q बाय V हमने यहां डिस्कस किया ना, Q बाय V का वैल्यू C हो गया। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ, कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब,
तो होगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। फाइन, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 6। अब एक क्वेश्चन है ना जो हमने इसके पहले में हमने डिस्कस किया हुआ है, एक बार फॉर्मूला मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि अबाउट विच थिंग आई एम टॉकिंग। सो यहां पे आप देखोगे कि अगर ये थिकनेस की वैल्यू टी है तो ये फॉर्मूला मिलता है। बट व्हाट इफ पूरे का पूरा कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक कंटेन्स करता है, मीन्स दिस टी इज इक्वल टू स्मॉल डी, मतलब पूरे सेपरेशन के इक्वल होगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सो अब जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो देख लो आप। तो यहां पे क्या क्राइटेरिया मिल रहा है, आप लिखोगे इफ थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थिकनेस ऑफ dielectric slab is equal to separation between plates, separation between plates, separation between plates, ठीक है, that is small t का वाला अगर d होगा तो कौन सा इक्वेशन लिया हमने? 6 लिया है, तो इक्वेशन 6 becomes, इक्वेशन 6 को क्या होगा वो देख लेते हैं। तो ये जो कैपिटल सी का वैल्यू है a विल बी a, एप्सिलॉन विल बी एप्सिलॉन नॉट। अब देखो d की वैल्यू तो d होगी, जहां पे t है ना वहां पे हम क्या ले रहे हैं? d ले रहे हैं, है ना, प्लस वापस से d बाय ये k हो गया। तो अब क्या होता है यहाँ पे ये d और ये d कैंसिल हो गया, तो फाइनली व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d बाय k, दिस k विल कम अप और ये हो गया a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d। ये कैपेसिटेंस हो गया, किसका कैपेसिटेंस? इट्स अ कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये कब फॉर्मूला होता है? जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा एंड सेपरेशन के इक्वल होगा, जो भी सेपरेशन है उसको कंप्लीटली हमने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, तब ये कंडीशन होगा। अगर मान लो इन बिटवीन एयर होगा, देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, तो ये सिर्फ k की वैल्यू नहीं होगी। ओके, हाँ, अब हमें क्या करना है इस केस में? एक और चीज लेना है, हमको रिलेट करना है फर्स्ट इक्वेशन से। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा? ये अगर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ठीक है, अदरवाइज इतना कंपलसरी नहीं है। सो जो आपका इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 6, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से क्या हो गया कि मुझे ओरिजिनल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी? अगर आपको याद होगा ना, देखो आपने पहले इक्वेशन नंबर 1 तो मैंने रब कर दिया यहाँ पे, वो क्या था? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d था। तो हमारे पास a है, एप्सिलॉन नॉट है, स्मॉल d नहीं है ना यहाँ पे, तो स्मॉल d कॉमन लेना है। तो स्मॉल d कैसे कॉमन लोगे? तो हमने c की वैल्यू को c ही रखा, ठीक है, वो C नॉट लिया था इनिशियल में, जब भी ना सिर्फ और सिर्फ A था तब हमने C नॉट लिया था। तो C का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे A है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है? ये D है माइनस, यहाँ पे क्या है? T है, प्लस यहाँ पे क्या है? T बाय K है। हमने कुछ इसमें इंट्रोड्यूस किया है सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन वैल्यू। तो हमने क्या किया? D से मल्टीप्लाई किया और D से डिवाइड किया वैल्यूज को, ठीक है। तो अब ये C इज इक्वल टू हो गया, तो A एप्सिलॉन नॉट, अब D को कॉमन ले लो, When you are taking d कॉमन, यहां पे 1 हो जाएगा माइनस ये t हो जाएगा, t अपॉन d हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या होगा? t बाय k इंटू डी। सो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? ये वैल्यू है, ये कैपेसिटेंस है, द ओरिजिनल कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज ओनली एयर। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा क्या होगा? ओरिजिनल कैपेसिटेंस अपॉन 1 माइनस डी t बाय डी प्लस t बाय k डी, ठीक है। सो आप इस तरीके से इन वैल्यूज को याद कर लेते हो। एक्चुअल में डेरिवेशन आपको यहां तक ही करने के लिए आता है, ये पार्ट तो मैंने एडिशनल बता दिया कि इन अ केस कभी अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ओरिजिनल कैपेसिटेंस इन द सेंस टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक, देयर इज ओनली एयर, तो उस टाइप आपको ऐसे करना है। एक मैं आपको टेक्निक बता देता हूं इस फॉर्मूले को याद करने के लिए। तो टेक्निक क्या है? बहुत सिंपल सा टेक्निक है, आप ऐसे याद कर लो, केक डाइट, ठीक है, तो ये C हो गया, A हो गया, K हो गया, E की जगह हमने एप्सिलॉन नॉट ले लिया, ठीक है, और डाइट को हमने क्या ले लिया? डिनोमिनेटर में ले लिया। देखो C इज इक्वल टू A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और अगर एयर में होगा तो क्या होगा? एयर के लिए K का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, तो C का फॉर्मूला क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये टेक्निक हो गया टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए यू कैन से कि मैं कंजूसिंग कर रहा हूं या जैसे भी आपको कंसिडर करना है, क्योंकि मैं ना पहले वाले स्टेटमेंट में जस्ट मैंने वहां पे क्या किया है? कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग कंडक्टिंग स्लैब, और डायग्राम में वही यूज कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये कैपेसिटर, स्टेटमेंट वही होगा जो हमने पहले लिखा था
कि जब ना हमने ये कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड देयर वाज ओनली एयर, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू किसके ऊपर था, तो सी नॉट, तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस वाज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। ये था इक्वेशन नंबर 1। स्टेटमेंट जो पहले लिखा था हमने वही लिखना है। सेकंड क्या हो गया कि अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो ई नॉट का वैल्यू पे क्या मिला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला था, जो फाइनली क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज हमको पता है सिग्मा का वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन ए है। ठीक है, ये इक्वेशन प्रीवियस डेरिवेशन से ही लिंक्ड है। अब यहां पे क्या होगा, डायग्राम में जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बट ये क्या है, कंडक्टर है, तो अगर कंडक्टर उसका थिकनेस टी है तो कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो मिला है वो क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होती है, इसके लिए इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सो देयर इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। ओके, सो अब जो हम टोटल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो यहां पे हो गया, सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल प्लेट्स, ये थोड़ा ज्यादा सिंपल हो गया, अक्रॉस पैरेलल प्लेट्स। तो अब जो टोटल पोटेंशियल आपने अप्लाई किया वो V है। अब जो पोटेंशियल होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो जो पोटेंशियल अप्लीकेबल होगा दैट पोटेंशियल विल बी ओनली फॉर द एक्सटर्नल पार्ट, सो पोटेंशियल विल बी फॉर द एक्सटर्नल पार्ट ओनली। तो V इज इक्वल टू, अब एक्सटर्नल पार्ट का वैल्यू क्या है, V नॉट का वैल्यू क्या होगा, एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस वन कि E का वैल्यू होता है माइनस dV बाई dr। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपका रिवीजन हो जाए। यहां पे का V बाई r, बट यहां पे क्या होगा, सेपरेशन के टर्म है ना, D के टर्म है, तो ये स्मॉल d, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, और उसके लिए जितना भी रीजन कवर हुआ रहेगा। तो ये V नॉट किसकी वजह से है, V नॉट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, और वो कितने सेपरेशन को कवर कर रहा है, कितना उसका रेंज है, तो E नॉट ना, अभी ये टोटल सेपरेशन तो D था, उसमें से T को बाहर निकाल दो, तो जो बाकी वैल्यूज बचा है वो E नॉट के लिए, दैट इज नॉट D माइनस T। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास E नॉट का वैल्यू और यहाँ पे E नॉट का वैल्यू दिया इक्वेशन 2 में, तो अब आप पुट कर सकते हो। सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 3, सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड व्हाट डू वी गेट, हमें मिलेगा V इज इक्वल टू, E नॉट का वैल्यू क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और क्या है फिर, D माइनस T है, बराबर। हमारा टारगेट क्या है ना, कैपेसिटेंस निकालना, तो CV इज इक्वल टू Q वाला कॉन्सेप्ट, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय V ही निकालना हमको, तो हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू तो हमने वही रहने दिया, V का वैल्यू डिनोमिनेटर में चला गया, तो V का वैल्यू यहां, तो ये A एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, उस साइड जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, D माइनस T। तो एज फार वी आर अंडरस्टैंडिंग, C का वैल्यू क्या है, Q अपॉन V है, तो देयरफॉर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। ठीक है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 4। अब जैसा कि हमने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था कि अगर मान लो ये जो कंडक्टिंग स्लैब का जो थिकनेस है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सो इफ थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, if thickness of conducting slab is equal to separation between plates, separation between parallel plates, so parallel plates के separation के equal होगा, तो that is small t का वैल्यू होगा d के इक्वल होगा, small t is equal to d, small t is equal to d। तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वेशन 4 becomes, तो इक्वेशन 4 में क्या हो रहा है कि C हो गया, यहाँ पे A हो गया, एप्सिलॉन नॉट होगा, C इज इक्वल टू, ये D हो गया माइनस D हो गया, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 0, वो वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी ना, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी ले लिया आपने, तो C का वैल्यू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर ना देखो, कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर ना लैपटॉप आपका बहुत पुराना हो गया, लैपटॉप अगर बहुत पुराना हो जाता है, तो अब क्या होता है ना कि जब तक ना लैपटॉप को कनेक्ट करके रखे हो पावर सप्लाई के साथ में, तब तक वो चार्ज हो रहा है और आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, आपको चार्ज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा।
इसका मतलब अगर आप उसको लाइफ टाइम तक अगर आप चार्ज कर रहे हो तो वो दिखाता रहेगा कि चार्जिंग 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 एंड यू आर होपिंग कि ना ये फुल्ली कभी ना कभी चार्ज हो जाएगा, बट वैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस इंफिनिटी है, तो मैंने उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट किया, तो अब पावर सप्लाई शो कर रहा है कि इट्स चार्जिंग। तो जैसे अभी नॉर्मली कैपेसिटर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लाइक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, बट इस केस में वैसा नहीं होगा। इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू चार्ज इट कंप्लीटली, मतलब चार्ज होगा ही नहीं कभी भी ये, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस क्या है, इनफाइनाइट है। यू कीप चार्जिंग, इट विल शो दैट इट्स चार्जिंग चार्जिंग चार्जिंग, बट कभी भी वो चार्ज नहीं होगा। अब अगर इसको मुझे कंपेयर करना ओरिजिनल वाले के टर्म में, है ना, ओरिजिनल वाले के टर्म में, तो देखो ये वाला इक्वेशन ना फोर्थ वाला इक्वेशन, तो ए एप्सिलॉन अपॉन डी चाहिए मुझे। तो अब क्या होगा, यहां पे लिख सकते हो ना फ्रॉम फोर्थ से क्या होगा, तो यहां पे होगा सी इज इक्वल टू ए है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट है, अपॉन क्या है ये डी माइनस टी है। तो मुझे डी पर्पसली कॉमन लेना है, ठीक है, तो हमने डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे ए हो गया, एप्सिलॉन नॉट होगा अपॉन स्मॉल डी हो गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, अच्छा डी को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो डी को कॉमन अगर आप लेते हो तो क्या होगा 1 माइनस टी अपॉन स्मॉल डी, तो ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा सी नॉट। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। ये फॉर्मूला आपको काम आ सकता है कभी कभी, बट एक्चुअल में डेरिवेशन का पार्ट यहां तक ही है। सो हमने अब तक क्या अंडरस्टैंड किया कि डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, एंड अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह पे कंडक्टर होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमें यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो यहां पे ओरिजिनल कैपेसिटेंस इन द सेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक and in between vacuum or air you can consider, और ये हुआ capacitance in presence of dielectric and constant का value will be K। so question में क्या दिया है वो देख लेते हैं। so question में दिया है saying a dielectric medium of dielectric constant 3, a dielectric medium of dielectric constant 3, so dielectric constant का value दिया है 3, 6 mm थिक। सो जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है उसका वैल्यू है 6 mm, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज 6 mm, डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू 3, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज 6 mm, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 2 into 10 to power -2 मीटर स्क्वायर, 2 into 10 to power -2 मीटर स्क्वायर एरिया। सो ये कैपिटल ए का वैल्यू हो गया, एंड द प्लेट सेपरेशन स्मॉल डी विच वाज 0.01 मीटर। फाइंड द कैपेसिटेंस, सो कैपिटल सी क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन में क्या है कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि यहां पे आपने 6 mm लिया है, तो इस वैल्यू को आपको क्या करना है, देन यू हैव टू वैल्यू 6 mm है, हाँ ठीक है बना 6 mm। सो ये वैल्यू क्या होगा 6 into 10 to power -3 मीटर। फाइन, mm से मीटर में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। तो फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ सर्टेन थिकनेस, तो फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू A इज देयर, एप्सिलॉन नॉट इज देयर अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। तो A का वैल्यू क्या है, एरिया इज 2 into 10 to power -2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 into 10 to power -12 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी का वैल्यू क्या है, स्मॉल डी का वैल्यू 0.01 माइनस व्हाट्स द वैल्यू फॉर स्मॉल टी का वैल्यू है 6 into 10 to power -3, ठीक है, फिर प्लस अगेन स्मॉल टी दैट इज व्हाट 6 into 10 to power -3 डिवाइडेड बाय k, व्हाट्स द वैल्यू फॉर k, k का वैल्यू 3 है। सो अब देख लेते हैं यहां पे क्या कैंसिलेशन हो सकता है, तो ये 3 का वैल्यू इसको कैंसिलेशन होगा, तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा। ओके, इसको भी ना मैं पावर में करूंगा क्योंकि ये 10 to power -3 ये भी 10 to power -3 है, तो इसको अगर मैं 10 to power -3 में कन्वर्ट करूंगा तो एक्चुअल में ये वैल्यू तो होगा 10 to power -2
मान लो फोर्सफुली मैं उसको ना 10⁻³ में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इफ यू कन्वर्ट टू 10⁻³ तो ये बात 10 इंटू 10⁻³। तो अब ये वैल्यू को हम यहां लिख लेते हैं। तो C इज इक्वल टू, मैं कोई कैंसिलेशन नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल, ये 2 हो गया, 8.85 हो गया, ठीक है, इनटू ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा मतलब 10⁻² 10⁻² 10⁻14 हो गया, डिवाइडेड बाय, अब ये वैल्यू क्या हो गया 10 इंटू 10⁻³ ये क्या होगा -6 इंटू 10⁻³ ठीक है, और यहां पे होगा +2 इंटू 10⁻³ सो अगर आप लॉजिकली देखते हो तो 10⁻³ विल बी कॉमन, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट को, ठीक है, ये 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻14 मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि हमें बाद में डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 10⁻³ को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या बचा है 10 -6 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, -6 क्या हो गया 6 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 2 इंटू 8.85 इंटू ये -3 ऊपर आ गया तो 10⁻11 हो गया, अपॉन ये क्या हो गया 6 हो गया, तो 2 3 जा, अब 3 को इसके साथ में कैंसिल करेंगे क्या, 3 2 जा 6, 3 7 जा, सॉरी 3 9 जा 27, देन 3 5 जा 10⁻11, ये हो गया फैराडे। अब ना प्रॉब्लम ये है कि अगर ये फैराडे में वैल्यूज है तो इसको ना आप -12 में अगर कर देते हो तो 10⁻12, तो ये क्या हो जाएगा 29.5 है ना, यहां पे डेसिमल राइट में शिफ्ट हो गया, -12 हो जाएगा सी का वैल्यू, तो ये फैराडे। तो आप जैसे 10⁻12 को रिमूव करोगे वैल्यू क्या हो जाएगा 29.5 पिको फैराडे विल बी द आंसर। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के लिए आता है, और थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा दिया तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी लॉजिकल, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सकता है शायद इन बिगिनिंग आपको इतना क्लियर नहीं हो, बाय द एंड ऑफ द क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी प्रॉपर्ली। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है इन्होंने, क्या दिया है, 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 mm अपार्ट, एक कैपेसिटर है जिसके बीच का सेपरेशन है 4 mm अपार्ट, तो ये जो है सेपरेशन, दिस सेपरेशन इज स्मॉल d एंड वैल्यू इज गिवन एज 4 mm, ठीक है, और एरिया इसका क्या होगा a हो गया। अ स्लैब ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 mm इज इंट्रोड्यूस्ड, तो इसके अंदर हमने ना डायरेक्ट्रिक पुट किया है जिसकी वैल्यू 3 है, तो जो हमने डायरेक्ट्रिक पुट किया है उसकी वैल्यू क्या है 3 है, फिर उसके अंदर थिकनेस जो हमने पुट किया है डायरेक्ट्रिक का वो है 3 mm, यूनिट कन्वर्ट करना नहीं करना हम देख लेंगे, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स विद इट्स फेसेस पैरेलल टू देम। सो लाइक ना अगर ऐसा प्लेट है, इस तरह से प्लेट है, तो जो डायरेक्ट्रिक स्लैब का जो भी है ना होगा एरिया होगा इसके पैरेलल होगा, ठीक है, मतलब अगर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जैसे ये प्लेट है इस तरह से, तो ये इसका लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ होगा, तो जो डायरेक्ट्रिक भी पुट करेंगे उसमें जो उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ होगा इसके लेंथ एंड ब्रेड्थ को पैरेलल होगा, बेसिकली दे वांट टू से इन दैट वे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स विद इट्स फेसेस पैरेलल टू देम, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सो एडजस्टेड that the capacitance of capacitor becomes 2/3 of its original value, मतलब अभी इस सेपरेशन को भी चेंज कर दिया इन्होंने, तो जो नया वाला कंडीशन है ये क्या है, ये ओरिजिनल कंडीशन है, ये ओरिजिनल, तो ओरिजिनल में क्या होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू, तो सी का वैल्यू ये क्या होगा a होगा एप्सिलॉन नॉट होगा अपॉन स्मॉल d होगा, और डिटेल में अगर जाना है तो a हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया, स्मॉल d की वैल्यू क्या होगी 4 mm हो गई। अभी मैंने 4 mm को चेंज नहीं किया, चलेगा, आप इसको ऐसे ही रहने दो, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब जो नए रूल के हिसाब से क्या है, नए रूल के हिसाब से जो प्लेट्स वही है बट उनके बीच का सेपरेशन अभी चेंज हो गया, वो d डैश है। क्वेश्चन में वही पूछा ना, व्हाट विल बी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, कब, जब ना इनके बीच में हमने डायरेक्ट्रिक की वैल्यू पुट की है जिसकी वैल्यू 3 है, ठीक है, और इसमें जो डायरेक्ट्रिक का थिकनेस है उसका वैल्यू कितना लिया हमने, डायरेक्ट्रिक के थिकनेस की वैल्यू क्या है 3 mm है, फाइन। तो अब नया सेपरेशन क्या होगा, बिकॉज ऑफ विच so adjusted that the capacitance of the capacitor becomes 2/3 of its original value, तो जो नया कैपेसिटेंस है, जो नया कैपेसिटेंस है वो क्या होगा 2/3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ठीक है। सो अब ओरिजिनल कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको पता है फॉर्मूला, नए कैपेसिटेंस का क्या होगा, तो आप लिखोगे यहां पे सिंस व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस विल बी a एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब ना d का वैल्यू d नहीं
डैश है, डी डैश माइनस टी प्लस टी बाय क्या हो गया, ये के हो गया। फाइन, इसको 1 इक्वेशन ले लिया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। अब पुट कर दो, इसको 1 एंड 2 को पुट कर दो, 1 एंड 3 को पुट कर दो 2 में। सो पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस 3 कहां पुट किया हमने, इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है डी डैश का वैल्यू, डी डैश का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। सो अभी फॉर्मूले में सी डैश का वैल्यू क्या है, सी डैश का वैल्यू ये वाला, तो सी डैश के वैल्यू, तो सी डैश के हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी बाय के इज इक्वल टू व्हाट्स द वैल्यू, 2/3, 2/3 टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ओरिजिनल कैपेसिटेंस का ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। तो अब इसमें क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब वैल्यूज को चाहिए तो आप रेसिप्रोकेट कर दो, दैट्स अप टू यू। तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, डी डैश माइनस टी प्लस टी बाय के ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे क्या होगा, 3/2 इंटू क्या होगा, ये डी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमें इनको कन्वर्ट करना नहीं करना, थिकनेस देखो यहां पे एमएम में, ठीक है, और सेपरेशन बिटवीन प्लेट भी एमएम है। तो जो क्वांटिटी यहां पे ये वैल्यू एमएम में और इस साइड में यहां पे भी डी है, दोनों एमएम में ही मिलेगा आपको। अगर ये वैल्यू एमएम में पुट करोगे तो आंसर एमएम में मिलेगा। तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट यूनिट इस केस में। तो हमने डी डैश को वैसे रहने दिया। टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 3 mm प्लस अगेन 3 हो गया, के का वैल्यू क्या है, दैट इज अगेन 3, ठीक है, इक्वल टू, अब ये क्या हो गया 3/2। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू ओरिजिनली कितना था, 4 था, तो कितना होगा 2 2 4। सो अब फाइनली ये 3 कैंसिलेशन, तो क्या होगा, डी डैश माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो डी डैश माइनस 2 हो गया इक्वल टू 6। तो डी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 8 और यूनिट होगा इसका mm, क्योंकि हमने यहाँ पे t को भी mm में लिया है, इसको भी mm में लिया है, ये भी mm है, तो mm कॉमन होगा, वहां पे mm ऑलरेडी है। तो अगर ये वैल्यू mm में आपने पुट किया है तो यहाँ पे डी डैश का वैल्यू आपको किसमें मिलेगा, mm में मिलेगा। अगर ये कंपेरिजन नहीं होता तो कैपेसिटेंस के बीच का ऐसा ये कंडीशन नहीं दिया होता तो हम mm को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहां पे जो यूनिट होगा सेम यूनिट यहां पे होगा, सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट यूनिट। कभी रेशियो हो गया या कभी सेम क्वांटिटी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में भी आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में आ रहा है, तो उस केस में भी आपको यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। सो अब तक जो हमने डिस्कस किया वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, विद कंडक्टिंग ये स्लैब क्या होगा, और एंड वी डिड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट। दीज टॉपिक्स आर वेरी सिंपल, थोड़े प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये टॉपिक्स आ जाएगा। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज वेरी फैमिलियर टू यू ऑल, सीरीज एंड पैरेलल, बट कैपेसिटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अगले जब भी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू वेरी मच।